हेलो एंड वेलकम एवरीवन बेटा। आप लोगों का स्वागत है हमारे एसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। एक तो वेदर के कंपोनेंट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, मानसून के बारे में और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वेदर फोरकास्टिंग से। वेदर फोरकास्टिंग क्या है? किसी भी जगह के वेदर की वेदर को पहले ही अनुमान लगा लेना क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग होता है। वेदर फोरकास्टिंग के फायदे क्या होते हैं? जैसे किसी को कोई अपनी क्रॉप के लिए लैंड की कल्टीवेशन करनी है, कोई क्रॉप को ग्रोन करना है, तो बेटा उस समय में काम में आता है। जैसे कोई ट्रेवलर है, उसको अपना ट्रेवल प्लान करना है, तो उसके लिए पहले ही कुछ अलग चीजों का काम में ले लिया जाए। वेदर फोरकास्टिंग की बात करें बेटा, मीनिंग क्या होता है इसका? प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वेदर कंडीशन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के वेदर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग होता है। ठीक है, कहाँ काम में आ रहा है ये? फार्मर के लिए काम में आता है, ट्रेवलर्स के लिए काम में आ रहा है, पायलट्स के लिए काम में आता है और जनरल पब्लिक के लिए भी काम में आता है, ताकि वेदर का पहले से पता लगा के उसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो लिए जा सके। अब बेटा वेदर फोरकास्टिंग के टाइप की बात करेंगे तो जनरली 3 टाइप के वेदर फोरकास्टिंग होते हैं। एक शॉर्ट रेंज होता है, एक मीडियम रेंज और एक लॉन्ग रेंज। बेटा ये कब तक के लिए वैलिड होते हैं उसी के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 में। जैसे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो ये 3 दिनों के लिए 36 आवर के लिए वैलिड होता है। इसका काम क्या होता है? ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। जैसे किसी भी क्रॉप की शोइंग करनी है हमें, तो उसके लिए, ताकि सीड वगैरह टाइम पर ग्रो हो सके। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं देखो शॉर्ट रेंज की। कब तक के लिए वैलिड है? 3 दिनों के लिए वैलिड है। इसी को क्या 36 आवर भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके लिए जो सेंटर है, मेन सेंटर इसका कहाँ लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड। बेटा ये कब होता है? तो एक दिन में इसको 2 बार अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अब बेटा बात करें नेक्स्ट की, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की। ये कब तक के लिए होता है? 3 से लेकर 10 दिनों तक के लिए वैलिड होता है। 3 से 10 दिनों के लिए। इसके लिए सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, ये मोर देन 10 दिनों के लिए अप्लाइड होता है। मोर देन 10 डेज के लिए अप्लाइड होता है। और इसके लिए सेंटर कहाँ है? वही पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना मानसून। बेटा मानसून क्या होता है? सीजनल विंड्स होती हैं जो अपनी डायरेक्शन ईयर, कंप्लीट ईयर में बार बार चेंज करती रहती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मानसून बोलते हैं। ठीक है बेटा, मानसून किससे मिलकर बना हुआ है? जैसे एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? सीजन होता है, मीन्स सीजन से मौसम एक वर्ड है, कौन सा? अरेबिक वर्ड है, उसी से डेरिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? सीजन होता है। क्लियर है? इंडियन अब देखो मानसून की बात करेंगे तो मानसून वर्ड कहाँ से आ रहा है? एक अरेबिक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? मौसम। इसका मीनिंग क्या होता है? सीजन। मानसून का मीनिंग क्या है? मानसून इज ए सीजनल विंड दैट चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। एक ईयर में बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया की लोकेशन की बात करें तो बेटा ये नॉर्थ ईस्ट विंड ट्रेड जोन में प्रेजेंट होती है। कौन से? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में प्रेजेंट है अपना इंडिया। बेटा इंडिया के लिए देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मेनली डिपेंडेंट करता है किसके लिए, किस पर? मानसून पर। किस चीज के लिए? रेनफॉल के लिए। मेनली मानसून पर डिपेंडेंट होता है, रेनफॉल के लिए मानसून पर। ठीक है, अब बेटा एवरेज बात की जाए तो एनुअल रेनफॉल या एवरेज प्रिसिपिटेशन वर्ल्ड में कितनी होती है? 1000 mm होती है, 1000 mm। और इंडिया की बात करी जाए तो 1194 mm। कितना? 1194 mm। बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अलग से याद रखने की अपने को जरूरत है। फिर राजस्थान की बात करें तो इसका एवरेज रेनफॉल 575 mm होता है पर ईयर के अकॉर्डिंग। बेटा जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। अब एवरेज रेनी डे इन इंडिया, इंडिया की बात करी जाए तो 130 डे एवरेज रेनी डे होते हैं। रेनी डे किनको बोला जाता है बेटा? ऐसा कोई भी दिन जिसके 24 आवर्स में, कि 24 आवर में 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल हुई हो। कितनी? 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल हुई हो। 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल हुई हो उसको क्या बोलेंगे? रेनी डे। एग्रीकल्चरल रेनी डे किसको बोला जाता है? जिसमें 5 mm से ज्यादा रेनफॉल 24 आवर में हुई हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीकल्चरल रेनी डे। ठीक है, अब बेटा टाइप ऑफ मानसून की बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन से विंड आ रही है या फिर मानसून आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मानसून के टाइप होते हैं। पहला मानसून का टाइप कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून।
देखो ये अपना इंडिया का मैप है। यहाँ पर जो बेटा साउथ वेस्ट से जो मानसून आता है उसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून बोला जा रहा है डायरेक्शन के बेस। बेटा अब इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, एक जो अरेबियन सी से मानसून आ रहा है, एक जो बे ऑफ बंगाल से मानसून आ रहा है। इन दोनों को क्या बोले, दो इसकी क्या ब्रांच हो सकती है, ठीक है। बेटा अपनी मेनली रेनफॉल इसी पर डिपेंड करती है, मोर देन 75% रेनफॉल इसी से होती है, क्लियर है। चलो तो साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून साउथ इंडिया या केरला में कब स्टार्ट होता है, 1 जून को इंडिया में एंट्री लेता है, ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर इसकी साउथ वेस्ट मानसून की एवरेज स्पीड है। बेटा इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, क्योंकि 1 जून के बाद में कंप्लीट इंडिया में धीरे धीरे बारिश होना स्टार्ट होते हो जाती है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, मोर देन 75% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जितनी रेनफॉल हो रही है उसका 75% पार्ट कहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है। इसकी दो ब्रांचेज हैं, कौन सी, एक अरेबियन सी ब्रांच बेटा जो कितना 770 mm या फिर 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून का कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। और ये अरेबियन सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अरेबियन सी ब्रांच बेटा ये स्टार्ट होती है केरला से और कहाँ तक मूव करती है, दिल्ली तक, मतलब नॉर्थ नॉर्थ इंडिया तक मूव करती है। दूसरा पार्ट हो गया अपना कौन सा, बे ऑफ बंगाल। बेटा ये 340 mm कंट्रीब्यूट कर रही है अपना, और लगभग कितना परसेंट, 20% कंट्रीब्यूशन हो गया किसका, साउथ वेस्ट मानसून का। कहां तक मूव करती है बेटा, ये आसाम तक मूव करती है, कौन से स्टेट तक, आसाम तक। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां जाके आसाम तक मूव कर जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात करी जाए, दूसरी अपना जो ये अरेबियन सी वाला ब्रांच है, ये बेटा ऊपर दिल्ली तक मूव करता है, यहां तक मूव कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून। बेटा इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को बोला जाता है रिटर्निंग ऑफ मानसून। जब देखो पहली बार में क्या हुआ है, ओनली मानसून की ये जो हवाएं हैं यहाँ से मूव करके ऊपर की ओर गई हैं और पूरे कंप्लीट रास्ते में बारिश करते हुए चली गई। जब रिटर्निंग मानसून है, यहाँ पर जो हवाएं बिना पानी की हो चुकी है उनका रिटर्न होना, तो बेटा इनको जो लार्ज साइज की बड़ी नदियां मिलती हैं जैसे अपनी गंगा नदी है, उनका जो इवोपोरेट हुआ हुआ पानी है उसको अपने अंदर होल्ड करती है और रिटर्न आती हुई भी बारिश करती हुई आती है, ठीक है। तो बेटा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं। ये बेटा देखो लिमिटेड होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, और साउथर्न स्टेट में या मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मेनली इसकी बारिश होती है। इसको रिटर्निंग ऑफ मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंप्लीट रेनफॉल का, ओनली 15% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ अब देखो एक फिनोमिना की बात करते हैं, एल नीनो फिनोमिना। तो ये क्या कर रहा है, जैसे एल नीनो क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने को बोला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्राई वेदर और ड्राउट की कंडीशन पैदा हो रही है अपने आसपास में। कौन सा, एल नीनो इफेक्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। और कौन सी रिवर है जो कंट्रीब्यूट करती है इस रिटर्निंग ऑफ मानसून में, गंगा रिवर है। अब बेटा बेस टेम्परेचर की बात कर लें, ये एक और इम्पोर्टेंट टर्म है बेटा, ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी क्रॉप की ग्रोथ स्टार्ट होती है, या ग्रोथ के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो ए प्लांट स्टॉप ग्रोइंग। बेटा ऐसा टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर होने पर क्रॉप अपनी ग्रोथ करना बंद कर देती है, ठीक है। बेटा रबी क्रॉप के लिए बेस टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। खरीफ क्रॉप के लिए कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा कुछ अलग अलग क्रॉप के लिए भी बात कर लेते हैं। व्हीट क्रॉप के लिए बात की जाए तो ये 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या, बेस टेम्परेचर। नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज कॉल्ड माउट। बेटा रेनफॉल कुछ अपने नॉर्थन स्टेट है उनमें बेटा जो सर्दियों के टाइम पे आने वाली रेनफॉल है उसको क्या बोला जाता है, माउट बोलते हैं। बेटा ये कहाँ से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको क्या बोला जाता है, रेन माउट बोलते हैं, जो सर्दियों के टाइम पे होती है। सर्दियों के टाइम पे मेनली कौन सी क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती है, रबी क्रॉप की। तो बेटा माउट क्या करती है, गोल्डन ड्रॉप का काम करती है माउट, रबी क्रॉप के लिए। माउट किसके लिए, गोल्डन ड्रॉप का काम करती है रबी क्रॉप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आ जाएगी, वीट हो गई, ग्राम हो गया, ये सब मस्टर्ड हो गए अपने लिए, ठीक है। कहाँ से ये पानी लाती है, ये बेटा मेडिटेरियन सी से अपना
इवोपरेट हुआ पानी कलेक्ट करके लाती है। चलो देखो, मेन कॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफ माउथ इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इट इट इज आल्सो पर्टिकुलरली नोन एज गोल्डन ड्रॉप बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और गोल्डन ड्रॉप कौन सी फसल में काम करता है? रबी क्रॉप में, क्योंकि बेटा जिस टाइम पर ये माउट होती है उसी टाइम पर रबी सीजन की क्रॉप ग्रोथ हो रही होती है। अब बेटा ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है जो अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट होती है, जो अपने वेदर के कंपोनेंट पढ़े थे उनको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी के एक फील्ड में लगाए जाते हैं पर्टिकुलरली। बेटा इसमें याद क्या रखना है? एक तो इसकी लेंथ याद रखनी है, कितनी होती है? 55 मीटर। इसकी विड्थ कितनी होती है? 35 मीटर, 33 मीटर, सॉरी 36 मीटर। कितनी? 36 मीटर इसकी विड्थ है, लेंथ कितनी है? 55 मीटर। अब बेटा देखो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है ड्यू गेज। ड्यू गेज का फंक्शन क्या होता है? ड्यू के अमाउंट को चेक करना। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? सनशाइन रिकॉर्डर। बेटा ये सनलाइट कितनी देर तक प्रेजेंट होती है उसको नापने का काम करता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। कब एनीमोमीटर लगाए जाते हैं? इनका काम क्या होता है? विंड की वेलोसिटी चेक करना। विंड वेन जो बेटा विंड की डायरेक्शन को नापने का काम करते हैं। ये स्टीवेंसन स्क्रीन होती है, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन और डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। बेटा ये देखो ऐसे वुडन बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इसमें अगर एक विंडो है तो इसको क्या बोला जाएगा? सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन जिसमें क्या होते हैं? हाइग्रोमीटर लगे होते हैं। हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है? ह्यूमिडिटी चेक करना, या एटमोस्फियर में जो वाटर अमाउंट या वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है उसको चेक करना। डबल स्टीवेंसन स्क्रीन ये भी एक वुडन बॉक्स होता है, लेकिन इसकी दो विंडो प्रेजेंट होती है। एक में तो सेम हाइग्रोमीटर लगा होता है और दूसरी में क्या लगे होते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर्स लगे होते हैं। कौन कौन से? मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्डिनरी रेन गेज होता है जो कि बारिश को नापने का काम करता है, इसमें मैनुअल रीडिंग लेनी पड़ती है। ये सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज है, इसमें अपने आप रीडिंग आ जाती है। मीन ये थोड़ा ज्यादा एडवांस वाला हो गया। फिर यहाँ पर लगे होते हैं सोइल थर्मोमीटर। कितनी दूरी पर लगे होते हैं? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पर लगे होते हैं। तीन अलग अलग थर्मोमीटर लगाए जाते हैं, 5, 10 और 20 सेंटीमीटर पर। इनका काम क्या होता है बेटा? कौन से टाइप के होते हैं? मैक्सिमम थर्मोमीटर होते हैं और सोइल का टेम्परेचर नापने का काम करते हैं। मिनिमम थर्मोमीटर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मिनिमम थर्मोमीटर। ये काम क्या करता है बेटा? मिनिमम टेम्परेचर जो रात के टाइम में होता है उसको नापने का काम करेगा। और ये बेटा यूएसडब्ल्यूबी क्लास ए ओपन पेन इवोपोमीटर, इवापोरीमीटर। बेटा इवापोमीटर का काम क्या होता है बेटा? जो इवापोरेशन अर्थ की सरफेस से हो रहा है उसको नापने का काम करते हैं। बेटा कुछ नहीं, वो एक ओपन खुली हुई खुला हुआ बड़ा सा एक पोर्ट होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है और एक स्केल लगा होता है। 24 आवर में कितना वाटर इवोपोरेट हो रहा है उसको नापने का काम किया जाता है इससे। अब बेटा दूसरा टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो बेटा इसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया डी कैंडोले के द्वारा। बेटा इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था किसके बेसिस पे? वेजिटेशन के बेसिस पे। ठीक है। सेकंड बात करें कोपेन के क्लासिफिकेशन की, तो बेटा इन्होंने अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया था अपने क्लाइमेट को। किस किस के बेसिस पे? वेदर एलिमेंट के बेसिस पे। इसमें कौन से मेन इन्होंने एलिमेंट लिए थे? एक टेम्परेचर लिया था, दूसरा प्रिसिपिटेशन, मीन्स जो रेनफॉल या किसी भी टाइप में पानी अर्थ की सरफेस पर आ रहा है उसको क्या बोला जाता है? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो कोपेन ने किस किस के बेसिस पे किया? वेदर एलिमेंट के बेसिस पे किया। कौन से वेदर एलिमेंट थे? प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर। कौन कौन से क्लाइमेट में इन्होंने डिवाइड किया इनको? पहला ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, इसको बेटा ए टाइप भी बोलते हैं। कौन सा? ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, इसको ए टाइप भी बोला जाता है। यहाँ की क्या स्पेशलिटी है? एवरेज टेम्परेचर यहाँ का होता है कब? सबसे ठंडे महीने का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। अब बेटा जब सबसे कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर कितना हो रहा है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो बेटा काहे की ठंड है? बिल्कुल ठंड नहीं, गर्म जगह को बोला जाता है कौन सा? ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। दूसरा हो गया कौन सा? ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, इसको बोला जाता है बी टाइप। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही होता है, इतना 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। मिड टेम्परेचर रेनी क्लाइमेट, कौन सा? मिड टेम्परेट रेनी क्लाइमेट। ये कितना होता है? यहाँ का कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर कितना है? 18 से लेके
-3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। किसका? कूलेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं? सी टाइप बोलते हैं, कोल्ड स्नो क्लाइमेट। बेटा ये डी टाइप क्लाइमेट है। कोल्ड स्नो क्लाइमेट का जब कूलेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर कितना होगा? -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। और पोलर क्लाइमेट बेटा इसके लिए देखो, एक वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। वार्मेस्ट मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें भी टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। मीन्स हमेशा टेम्परेचर बहुत कम रहता है। कोल्ड स्नो का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कम होता है। यहाँ का 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, और इसका ठंडे मंथ का भी टेम्परेचर क्या होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा। अब तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करें, ट्रोल के क्लासिफिकेशन की। तो बेटा इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर होता है कितना होगा? -3 से कम होता है, और वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है बेटा, कितना? कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर कितना? -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन फाउंड satisfactory to explain the vegetation zone of tropical अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। स्पेशली कहां पर काम में लिया जाता है? ट्रॉपिकल अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा, इंडिया में इसका क्या पर्पज है? ये सबसे सुटेबल होता है किसके लिए? एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। किसका? ट्रोल का क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। और इसको काम में कौन लेता है? इक्रिसेट हैदराबाद। बेटा जो ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम है बेटा, उसके लिए काम में लिया जाता है। किसके द्वारा? जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड एक इंस्टीट्यूट है। वो किस चीज के लिए काम में लेते हैं? इसको सेमी ट्रॉपिक्स और एरिड इंडिया की क्लासिफिकेशन में काम में लेते हैं। बेटा लास्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, थॉर्नवेट की क्लासिफिकेशन। ये बेटा लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन किस किस पर बेस क्लासिफिकेशन किए थे? पहला प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, तो पीई इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है। दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट इफिशियंसी के बेसिस पे, जिसको टीई इंडेक्स बोलते हैं। तीसरा मॉइस्चर डिफिशियंसी इंडेक्स, एमडीआई बोला जाता है। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितनी आ रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था। और ये बेटा एग्रोक्लाइमेटोलॉजी में मेनली यूज होता है। कौन सा? वाइडली यूज होने वाला कौन सा है? थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है। कब काम में लिया जाता है ये? एग्रोक्लाइमेटोलॉजी में स्टडी के दौरान। ठीक है। कौन कौन से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिए हैं देख लेना एक बार। पहला इनका क्लासिफिकेशन है पीई इंडेक्स के बेसिस पे, दूसरा टीई इंडेक्स के, तीसरा क्लासिफिकेशन इनका एमडीआई, और फोर्थ वन है रेनफॉल, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितनी आ रही है सीजन के अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे। तो बेटा अपना ये जो मेट्रोलॉजी का टॉपिक है ये यहीं खत्म हो जाता है। इसके हमने लगभग सभी का टॉपिक कवर कर लिए। क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इतना ही करवाया जाएगा बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये कंप्लीट पीडीएफ हमारे ऐप पर फ्री मिल जाएगी। आप आराम से विजिट कर सकते हो, एसीआई का ऐप है। ठीक है बेटा, थैंक यू।